नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस के में। तो चलिए फिर से हम लेकर आ गए हैं अगला क्लास। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो धैर्य बनाकर पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो समीकरण को जानने से पहले समझते हैं कि संकेत क्या होता है। किसी भी जो बड़ा नाम होता है ना, उसको छोटा नाम लिखना ही, शॉर्टकट नाम लिखना ही क्या कहलाता है, उसका संकेत कहलाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन नहीं लिख के सिर्फ एक नाम लिखे थे, एक अक्षर से H। ठीक है, तो H क्या हो गया, संकेत हो गया। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखा, क्या लिखे थे, सिर्फ O, तो O क्या हो गया, O भी संकेत हुआ। ठीक है, तो आप संकेत को समझ चुके होंगे। जब दो या दो से अधिक संकेत को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक संकेतों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। जैसे देखना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का दो कितना परमाणु, H2 दो हो गया, और फिर से ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या बोले कि दो या दो से अधिक संकेतों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तब इसको बोलते हैं सूत्र। तो ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल को संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब संकेत और सूत्र को एक साथ लिख देंगे तब उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूरा नहीं लिख सकते, पूरा लिखेंगे तब वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर दिक्कत होगा, नहीं सब देख पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या था, अभिकारकों और प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखना है, अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफलों को अभिकारकों और प्रतिफलों को उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना, व्यक्त करना, बताना, समझाना सब सेम होता है। ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफलों को उसके संकेत या सूत्रों की सहायता से लिखना। ठीक है, ये इसी को बोलेंगे व्यक्त करना। व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण, एक सेकंड, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसे क्या बोले कि अभिकारकों और प्रतिफलों को उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे क्या बोले, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। ठीक है, ऑक्सीजन है तो O2 होता है, मतलब O2 नहीं होता है, O होता है। ठीक है, तो क्या बनाया था दोनों, H2O। तो संकेत या सूत्र इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन, हिंदी में लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। बड़ा हो जाता ना, तो बड़ा नहीं लिख करके छोटा लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम प्लस में क्लोरीन क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम संकेत है, क्लोरीन भी संकेत है, और इसको एक साथ लिख देंगे तब क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो अभिकारकों और प्रतिफलों को उसके संकेत या सूत्र की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसकी मतलब क्या फ़ायदा होती है लिखने की। ठीक है, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो पहले देखने से पता चल रहा है उसको लिखने के लिए कम पेन की ज़रूरत पड़ रही है, कम कागज़ की ज़रूरत पड़ रही है, समय भी कम लग रहा है। ठीक है, तो इसका लाभ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या होता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले लाभ लिख सकते हो, पहले नियम लिख सकते हो, पहले लाभ भी लिख सकते हो। ठीक है, रासायनिक समीकरण के लाभ
आप अगला हेडिंग लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण के लाभ। क्या क्या लाभ हो सकता है? तो सबसे पहला लाभ होता है कि इसको लिखने के लिए समय एवं कागज़ दोनों को बचत होती है। ठीक है, दोनों की बचत होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, इसको लिखने के लिए समय एवं कागज़ दोनों की बचत होती है। ठीक है, इसको लिखने के लिए समय एवं कागज़ दोनों की बचत होती है, ये तो पहला। और क्या होती है? इसके द्वारा अभिकारकों और प्रतिफलों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। कहने का मतलब इसमें कितना अभिकारक है, कितना प्रतिफल है, उसको सटीक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, इसकी सहायता से अभिकारकों और प्रतिफलों की गणना, अभिकारकों और प्रतिफलों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ठीक ठीक की जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? देखिए, वैज्ञानिक होता तो किसी एक देश का तो नहीं होता वैज्ञानिक, अलग अलग, भारत का वैज्ञानिक, अमेरिका का वैज्ञानिक, रूस का वैज्ञानिक, चीन का वैज्ञानिक, जापान का, जो भी हो सब अलग अलग होता है। तो अलग अलग देश का वैज्ञानिक होता है। कहने का मतलब क्षेत्र के हिसाब से उसकी भाषा भी अलग अलग होगी। कोई किसी को मतलब भारतीय मतलब हिंदी जानते होंगे, कोई इंग्लिश जानते होंगे, कोई रशियन भाषा जानते हो, कोई जापानीज जानते हो, कोई चाइनीज़ भाषा जानते हो। ठीक है, लेकिन सबका भाषा डिफरेंट रहते भर में भी सबका मतलब क्या होता है, मकसद एक ही होता है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ तक के निष्कर्ष तक पहुँचना। अगर अलग अलग भाषा में अगर अमेरिका वाला को बोले कि तू हिंदी में बोलो, नहीं बोल पाएगा, वो इंग्लिश में बोल लेगा। ठीक है, भारत वाला को बोलेगा तू चाइनीज़ में बोलो, तो नहीं बोल पाएगा, वो हिंदी में बोल लेगा, इंग्लिश में बोल लेगा। ठीक है, तो पूरा सब मिलकर मतलब दुनिया पूरा मिलकर एक नियम बनाया। क्या बनाया? संकेत या सूत्र। ठीक है, संकेत या सूत्र बनाया। आप इसको कहीं भी किसी भी देश को दिखाओगे तो बता देगा हाइड्रोजन। भले भाषा उसका सेम मतलब अलग अलग रहेगा, चेंज रहेगा भाषा, लेकिन हाइड्रोजन देखते ही मतलब एच देखते ही सबको समझ में आएगा, अच्छा दिस इज हाइड्रोजन, ओके ओके हाइड्रोजन। ठीक है, तब क्या बोलें कि रासायनिक समीकरण के द्वारा जब हाइड्रोजन समझ में जाएगा, ऑक्सीजन समझ में आएगा, फिर रासायनिक सूत्र को भी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र को समझ सकता है मतलब रासायनिक समीकरण को देखकर या पता लगा सकता है, बता सकता है वो कि इसमें क्या निर्माण हो रहा है, किस चीज़ उत्पन्न हो रहा है, मतलब कौन सी चीज़ उत्पन्न हो रहा है, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण वैज्ञानिकों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, वैज्ञानिकों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब रासायनिक समीकरण था हमारा, और रासायनिक समीकरण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इसके लिखने का नियम क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम। तो चलिए इसको लिखने का क्या नियम है आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, लिखने का नियम। तो आप इस समीकरण को देखकर बता सकते हो बायां तरफ वाला क्या था, अभिकारक था, दायां तरफ वाला प्रतिफल। ठीक है, या उत्पाद। तो दो पॉइंट यहाँ पे ऐसे क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि सबसे पहला नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी कि अभिकारकों को उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से, कैसे लिख रहे हैं, संकेत या सूत्र लिख रहे हैं ना, तो अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे,
अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अब इधर क्या है? प्रतिफल, तो प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जा सकता है, सेम लिख सकते हो। प्रतिफलों या उत्पादों को, ठीक है, प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। क्या था? अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से किधर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और कुछ नियम है इसमें दिख रहा है, देखो, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में किसका प्रयोग किया जा रहा है? तीर चिन्ह का। बस सिंपल से यही लिखना है। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए 3 पॉइंट तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और समीकरण लिख सकते हैं, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूटेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बनेगा। अब इसमें देखना कि दो अभिकारकों के बीच में किसका प्रयोग किया जा रहा है? धन चिन्ह का। दो अभिकारकों के बीच में देखो, दो अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें देखना कि प्रतिफलों के बीच में, यही प्रतिफल है, यही प्रतिफल है, तो दो प्रतिफलों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि चौथा नियम ये भी हो सकता है, इसको लिखने का तरीका, कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो उसके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, या तो 2 या 2 से अधिक प्रतिफल हो उसके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एवं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रतिफलों के बीच में, प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ये क्या था? ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम था। ठीक है, तो उम्मीद होगा मतलब उम्मीद है कि आप रासायनिक समीकरण को समझ गए होंगे, रासायनिक समीकरण के लाभ देख लिए होंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम देखोगे। तो हम आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो लाभ देख लिए, लेकिन उसमें से प्राप्त क्या क्या होती है अभी देखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, मतलब रासायनिक समीकरण को देखकर हम क्या उसमें पता लगा सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह पता लगा सकते हैं कि अभिकारक कौन सा है, प्रतिफल कौन सा है। ठीक है, तो ये पहला सूचना हमको मिल जाएगा कि अभिकारक कौन सा है और प्रतिफल कौन सा है। तो अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी देता है कौन? रासायनिक समीकरण देता है। ठीक है, दूसरा
अभिकारकों के संकेत और प्रतिफलनों के संकेत की भी जानकारी मिल सकता है। तो अभिकारकों और प्रतिफलनों के संकेत या सूत्रों की जानकारी कौन दे सकता है? रासायनिक समीकरण। फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु हैं, प्रतिफल में कितने परमाणु या अणु है। जैसे देखना यहाँ पे क्या सोडियम है, ठीक है, सोडियम है और क्लोरीन है। अब बताओ सोडियम में कितने परमाणु हैं? एक परमाणु। क्लोरीन का 2 परमाणु, ठीक है। इधर क्या बनाएगा? NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। अब बताओ तो सोडियम में कितना है? एक परमाणु, क्लोरीन में एक परमाणु, ठीक है। तो इसको संतुलित कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तीसरा क्या बोले कि यह बताता है कि अभिकारक में कुल कितने परमाणु या अणु है, ठीक है। प्रतिफल में कुल कितने परमाणु या अणु है। कौन बता रहा है? रासायनिक समीकरण बता रहा है। तो यह अभिकारकों और प्रतिफलों के कुल परमाणुओं या अणुओं की जानकारी देता है। कौन? रासायनिक समीकरण देता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या होता है कि यह बताता है कि अभिकारक और प्रतिफलों के जो मोल है ना, उसके मोल के अनुपात में कितना अनुपात का है, ठीक है। ये मोल क्या होता है? जैसे देखना थर्माकोल लिए होंगे, ठीक है, थर्माकोल देखे होंगे। एक थर्माकोल है और एक मतलब सेम साइज़ का। अगर सेम साइज़ का मान के चलो कि इतना बड़ा कोई लोहा का टुकड़ा है और इतना ही बड़ा क्या है, कोई थर्माकोल है। अगर दोनों को अगर वजन करते हैं तो पाते हैं कि जो लोहा का वजन है वो अधिक होता है, काफ़ी अधिक होता है थर्माकोल की अपेक्षा। लेकिन दोनों का साइज़ तो सेम है, ठीक है। तो साइज़ सेम रहने से नहीं होता, उसमें मोल कितना है उसका। कहने का मतलब जो अधिक वजन वाला है उसमें मोल अधिक है, जो कम वजन वाला है उसमें मोल कम है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप रुई, ठीक है, रुई को पूरा एकदम ऐसा बना ले मुरब, ठीक है। रुई है ना, जितना मात्रा में रुई है उतना ही मात्रा में आप किसी अन्य पदार्थ को ले सकते हैं, लकड़ी, लोहा, कुछ भी, ठीक है, लोहा, ठीक है। जितना मात्रा में रुई है उतना मात्रा में लोहा, मतलब दोनों 1-1 kg का। आप पाते हो कि रुई का आकार जो होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू किसका? आयरन, मतलब लोहा की तुलना में, ठीक है। लोहा की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि लोहा का जो मोल के अनुपात है वो अधिक है किसके तुलना में? रुई के तुलना में, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से पता चलता है कि मतलब अभिकारक है उसमें कितना मोल है, प्रतिफल है उसमें कितना मोल है, ठीक है। और उसके बाद में उसके द्रव्यमानों के अनुपात की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है? किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है उसमें 2 से आप गुणा कर दो, उसका द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है? हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा? परमाणु संख्या 1, यानी कि उसका द्रव्यमान आ गया 2, ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर देखिए जैसे H2, अभी क्या बोले थे? H2O। H2O कहने का मतलब देखो पहले कैसे निकालेंगे द्रव्यमान। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है? 1 है, ठीक है। तो 2 गुणे कितना? 1, ठीक है, 2 गुणे 1। लेकिन यहाँ पे बताओ पहले से 2 है, कितना? 2 है ना, 2। तब 1 सेकेंड, पहले इसमें कितना है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ना। अब इसको 2 से गुना करो, फिर और कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होती है? 8 होती है। अब इसको 2 से गुना करो 8 में, कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 14 बोल रहे हैं, मतलब 16, ठीक है, 18। कहने का मतलब जो जल का जो अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात, यहाँ पे 18 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसका? अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जितना भी हम सीखे हैं सबको लिख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। सबसे पहले क्या सूचना प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सूचना प्राप्त हुआ था कि अभिकारकों और प्रतिफलनों के जानकारी देता है, ठीक है। क्या देता है? यह अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी देता है। ठीक है, जानकारी देता है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। यह अभिकारकों और प्रतिफलनों की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलनों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देता है। यह भी आप पॉइंट लिख सकते हो। यह अभिकारकों
या अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। ठीक है, या अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों में सूत्रों की जानकारी देता है। ठीक है, और कुछ या अभिकारक में कितना परमाणु है और प्रतिफल में कितना परमाणु, उसका भी जानकारी देता है। तो आप लिख सकते हैं, या अभिकारकों एवं प्रतिफलों के कुल परमाणुओं या अणुओं की जानकारी देता है। ठीक है, कुल परमाणुओं एवं अणुओं की जानकारी देता है। अणुओं की जानकारी देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसके द्रव्यमान के भी अनुपात की जानकारी दे रहा था। कौन? रासायनिक समीकरण या अभिकारकों और प्रतिफलों के कुल परमाणुओं या अणुओं की जानकारी देता है। अणुओं की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान के भी अनुपात की जानकारी दे रहा था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसका? अभिकारक और प्रतिफल, मतलब अभिकारक और प्रतिफल सब में होगा। ठीक है, या अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है। कि द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है। ठीक है, अगला क्या था? मोलों के अनुपात की जानकारी। या अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। ठीक है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। कौन? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से इतना सोचना हमको मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप एग्जाम में इस प्रकार से लिख सकते हैं, परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। ये तो सूचना मिली, इसकी लाभ हुआ कुछ, अब इसके कुछ नुकसान भी हो सकता है, सीमाएं हो सकती है, मतलब लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन करने का मतलब देखिए, हर एक चीज़ का एक बॉर्डर होता है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का बॉर्डर है, चाइना वाला भारत में नहीं आ सकता है, मतलब एक बॉर्डर के हिसाब से। ठीक है, और उस बॉर्डर की ओर भारत वाला नहीं जा सकता है। सेम उसी प्रकार से पाकिस्तान वाला, ठीक है, पाकिस्तान वाला इधर नहीं आ सकता है, न तो भारत वाला जा सकता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की भी कुछ सीमाएँ होती है। ठीक है, सीमाएँ क्या होती है देखते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? तो सबसे पहले देखिए,
रासायनिक समीकरण लिखा होता है, रासायनिक समीकरण को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि कोई पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि कोई पदार्थ ठोस है, द्रव है कि गैस है। ठीक है, इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण को देखकर। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि रासायनिक समीकरण को देखकर उसमें विस्फोटक पदार्थ है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं पता चल सकता कि कौन से पदार्थ विस्फोट होगा। अगर आपको दे देगा कि लो सोडियम है और जल है, इसकी अभिक्रिया कराओ, तो कहाँ पे देखिए, कहीं पे लिखा होगा कि अगर आप सोडियम को देखें, ठीक है, सोडियम को और जल को देखें, ठीक है, तो सोडियम को और जल को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि विस्फोट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जब जैसे ही आप दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? विस्फोट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर उसके ऊपर जल मतलब डाला जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो कहीं पे समीकरण में नहीं लिखा होता है, क्या नहीं लिखा होता है कि मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है तो उस पर जल डालेंगे, तो ये कहीं लिखा नहीं होगा कि अभिक्रिया के दौरान मतलब समीकरण में कि ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉन्ग बज रहा है तो इसके लिए डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण गाना बज रहा था, उसके चलते सिर्फ हम लिखे हैं अभी। ठीक है, बता नहीं रहते, समझा नहीं रहते, यहाँ पे कुछ देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं सबसे पहले क्या है कि यह पदार्थों की अवस्था की जानकारी नहीं देता है। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यह विस्फोटक पदार्थों की जानकारी नहीं देता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं तो पदार्थ विस्फोट करेगा कि क्या होगा, उसकी जानकारी नहीं दे पाता है। कौन? रासायनिक समीकरण। क्योंकि रासायनिक समीकरण को देख कर ही तो हम सभी चीज़ों का पता लगा रहे थे। ठीक है, तो वो यह नहीं बताता है कि पदार्थ में विस्फोट होगा कि क्या होगा। ठीक है, फिर अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अभिक्रिया कैसे हो रहा है, तापमान की मदद से हो रहा है, ऊष्मा की मदद से हो रहा है, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, कैसे हो रहा है उसकी जानकारी नहीं दे पाता है। कौन? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अभिक्रिया कितना तेज़ी से हो रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगर दो पदार्थ को मिला दें, ठीक है, अब बोलेगा कि जब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो आपको नहीं जाना है, क्या पता वो 2 दिन के बाद हो, 3 दिन के बाद हो, या तुरंत भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना तेज़ी से हो रहा है इसकी जानकारी लगाना संभव नहीं है, किसकी मदद से? रासायनिक समीकरण के हेल्प से। ठीक है, आगे देखते हैं, अभिक्रिया किन मतलब अभिक्रिया के दौरान खपत हुई पदार्थों की मात्रा की जानकारी नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब जब अभिक्रिया करवाएंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों की, तो उसमें हो सकता है कि कुछ पदार्थ ऐसा भी हो गए जो क्या होता है? जल जाए। जलने के कारण उसमें मात्रा की कमी आ सकती है। ठीक है, तो कितना मात्रा का खपत हुआ, कितना जला, कितना अधिक पदार्थ का निर्माण हो, इसकी जानकारी नहीं दे पाता है। कौन? रासायनिक समीकरण। तो ये सारी सीमाएं हैं जो रासायनिक मतलब अभिक्रिया के दौरान देखने को मिलती है और रासायनिक समीकरण को देखकर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को देखा, रासायनिक अभिक्रिया की सीमा देखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बगल में थोड़ा सा मतलब गाना बज रहा है, सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो बाकी अगली वीडियो में हम सही से देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसा कोई बात नहीं, ये कोई हार्ड है, ये मतलब छोटा बच्चा भी समझ सकता है जो लिखा हुआ है। इसके पहले हम सब कुछ समझा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।